Good morning, children. How are you? I hope that you all are very fit, very happy, and enjoying the Christmas season. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year to you. Happy New Year to you all. सो चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने जो है वो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर जो है वो आपके नागरिक शास्त्र शुरू किया है और हमने काफ़ी शीर्षक इसके बाहर हमने डिस्कस भी हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में भी इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का शीर्षक जो है वो हम रिवाइज करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है वो थोड़ा सा पॉइंट हम एक रिवाइज कर लेते हैं, उन पॉइंट्स के को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ताकि आपको पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जेंडर, कास्ट, रिलीजन यानी धर्म, लिंग, धर्म और हमने इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था जाति, धर्म और लैंगिक मसले में पिछले लेक्चर में हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनलिज्म और कह सकते हैं सांप्रदायिकता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जब एक धर्म प्रचारक को दूसरे धर्म प्रचारक के विरोध में लाकर खड़ा कर देते हैं और तो इस प्रक्रिया को हम सांप्रदायिकता कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि समस्या ये जब तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है और जब ये होता है कि और यह स्थिति जो है सांप्रदायिकता जैसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानने लगता है। यानी कोई एक धर्म अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है और वो फिर दूसरे धर्म को जो है वो इन्फीरियर मानने लगता है और उनके धर्म की मांग, यानी जो समुदाय अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं उन धर्म की मांग दूसरे धर्म की मांग से विपरीत होती है। तब सांप्रदायिकता जैसी स्थिति जो है वो पैदा होती है और इसको हम सांप्रदायिकता कह सकते हैं। तो हम और ये समस्या तब और ज़्यादा विकराल या बड़ी हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति जो है एक समुदाय की विशिष्टता और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है और फिर इसके अनुयायी दूसरे जो धर्म को मानने वाले हैं उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने लगते हैं। तब ये सांप्रदायिकता जैसी जो है स्थिति पैदा होने लगती है। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में ही देखते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कब अपने अलग धर्म में विश्वास करने लगते हैं। हम ध्यान तक नहीं देते और ये हमारे अंदर आकर बैठ जाता है। यानी हम कह सकते हैं ना कि धार्मिक पूर्वाग्रह या धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई जो धारणाएं हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता है वो इस सोच में शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठ जाती है कि हम अपने ही धर्म से लगाव रख रहे हैं या हम अपने ही धर्म के बारे में सोच रहे हैं या अपने ही समुदाय के बारे में हम सोच रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि यही सांप्रदायिक सोच जो है अक्सर अपनी धार्मिक समुदाय या राजनीतिक प्रभुत्व जमाने की फिराक में रखती है। और जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम अपने ही समुदाय के बारे में सोचने लगते हैं, तो हम सांप्रदायिकता जैसी सोच को पनपने देते हैं अपने अंदर। और फिर जब ये सोच हमारे अंदर पनप जाती है, यानी राजनीतिक प्रभुत्व जमाने की फिराक की जो ये सोच हमारे अंदर जब बैठ जाती है, तब तब ये सोच जो है एक सामाजिक अंतर का रूप ले लेता है। और जब ये सामाजिक अंतर पैदा हो जाता है तब उससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो सकता है, यानी होने लगता है। कुछ नेता जो है चुनाव के समय में धर्म का प्रयोग करते हैं। नेता धर्म के पवित्र प्रतीक, उनके विचार, उनके धर्मगुरुओं का राजनीतिक में प्रवेश करने के लिए प्रयोग करते हैं। और बच्चों, हमने पढ़ा था कि कई बार सांप्रदायिकता जो है सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार भी कराती है। सांप्रदायिकता जो है एक ऐसी सामाजिक बुराई है। तो सांप्रदायिक का सबसे गंदा रूप हिंसा और दंगा है। हमने पाकिस्तान और भारत के विभाजन के बारे में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय हमने बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीकों या एग्जाम्पल्स का अनुभव किया
क्योंकि आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिस्सा हुआ, उसमें बहुत बड़ी नरसंहार हुआ था। जब आज़ादी के बाद ये पार्टीशन हुआ तो दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये सांप्रदायिक सोच का ही नतीजा था। तो हमने इस बारे में डिस्कशन, हमने पिछले लेक्चर में हमने इस बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और रहेगी। ऐसा नहीं था कि संविधान निर्माता को इन चुनौतियों के विषय में पता नहीं था। उनको इनके विषय में पता था और इसीलिए उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाया। जो संविधान निर्माता थे उनको पता था कि ये सांप्रदायिकता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये और हमेशा रहेगी। इसलिए इन चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाया। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में पढ़ा। अब धर्मनिरपेक्ष शासन किसे कहते हैं या धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शासन होता क्या है। भारतीय राज्य में इसका पहला पॉइंट है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, और जबकि दूसरे देशों में जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लामी धर्म को इसका दर्जा है। यानी धर्मनिरपेक्ष शासन में हम कह सकते हैं कोई भी देश किसी एक धर्म को राजधर्म नहीं स्वीकार करता है या उसको राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया जाता है धर्मनिरपेक्ष शासन में। और भारत जो है इसका सबसे बेस्ट और सबसे सर्वोपरि एग्जाम्पल, अगर उदाहरण कह सकते हैं, वो हमारा भारत वर्ष है, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं अंगीकार किया गया है। जबकि दूसरे देशों में हम देख सकते हैं कि जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को माना गया है, राजकीय धर्म घोषित किया गया है। पाकिस्तान में इस्लामी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है। अब हम कह सकते हैं कि और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता में कि संविधान सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म को पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यानी संविधान जो है, यानी धर्मनिरपेक्ष शासन की ये दूसरी विशेषता है या दूसरी गुण कह सकते हैं कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। और ये दूसरा ये है कि दूसरा आपका है कि संविधान सभी नागरिकों समुदाय को किसी भी धर्म को पालन करने या प्रचार प्रसार करने का आज़ादी देता है। और तीसरा आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। हमने ये भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने ये सारे पॉइंट जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों। और इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। तो इस तरीके जैसे कि ये छुआछूत की जो जैसी सामाजिक बुराई की इजाज़त नहीं देता है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर का जो पॉइंट है वो है आपका जाति और राजनीति। दूसरा आपका शीर्षक है, अगला शीर्षक जो आपका है जाति और राजनीति। अब अगर हम बात करें तो अभी तक जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी बच्चों, उसमें हमने राजनीति में दो सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्तियाँ देखी, यानी दो सामाजिक विभाजन के एक्सप्रेशंस देखे। पहला कि लैंगिक मसले और दूसरा था, पहला था लैंगिक मसले, और उस उसमें हमने पढ़ा कि राजनीति में प्रभाव सकारात्मक था। यानी लैंगिक मसले का जो राजनीति में प्रभाव था वो सकारात्मक था। दूसरा हमने धार्मिक विभाजन पढ़ा, जो कि राजनीति में इसका प्रभाव नकारात्मक था। यानी हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक हमने जो है राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पे सकारात्मक था या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है।
अब सकारात्मक क्या था कि जो लैंगिक मसले हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये राजनीति में आम बात है। यानी राजनीति में इसका जो प्रभाव था वो सकारात्मक दिखा। और दूसरी तरफ धार्मिक विभाजन था इसके ये दो विभाजन अभिव्यक्तियाँ, दूसरी अभिव्यक्ति थी तो दूसरी अभिव्यक्ति थी धार्मिक विभाजन, जो कि नकारात्मक था। अब हम बात करेंगे जाति विभाजन के विषय में, मतलब जातीय विभाजन के विषय में बात करेंगे। अब हम सामाजिक विभाजन की बात के बाद हम बात करेंगे जाति विभाजन की, जिसका राजनीति में प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, दोनों ही पक्ष हो सकते हैं। तो अब ये हम बात करते हैं जाति और राजनीति, और इसमें अब हम जानेंगे कि जाति विभाजन के विषय में हम जानेंगे, और जिसका राजनीति में जाति विभाजन का राजनीति में प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। बच्चों, अगला आपका शीर्षक है जातिगत असमानताएं। जैसे हम जाति और राजनीति की बात कर रहे हैं, अब जाति विभाजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला आपका पॉइंट है जातिगत असमानताएं। बच्चों, लिंग और धर्म पे जो आधारित विभाजन, तो अगर हम बात करें जेंडर और रिलीजन पे जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिवीज़न है, जो यानी लिंग और धर्म पर जो आधारित विभाजन है, वो दुनिया भर में हम देख सकते हैं। पर जाति पे आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। यानी हम जेंडर और रिलीजन के बेस पे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे डिवीज़न है, लेकिन जाति के आधार पे जो डिवीज़न सिर्फ हम भारत में ही देख सकते हैं। तो बच्चों, अब सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं श्रम का विभाजन का मतलब ये है बच्चों कि जैसे जाति सामाजिक विभाजन का वह रूप जिसमें लोगों के पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, उसको हम कह सकते हैं श्रम विभाजन या जाति विभाजन कह सकते हैं हम। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मोची अगर कोई शूज़ बनाने का काम करता है, मोची का काम करता है, तो उसका बेटा भी वही काम करेगा। अगर लकड़ी का काम कोई अगर पिता कर रहा है, तो उसका आने वाली जो जनरेशन है वो लकड़ी का काम करेगी। या मिट्टी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं, उनका आने वाली जनरेशन जो है, उनके आने वाली जो बेटे हैं या सन्स हैं या जो उनके पुत्र हैं, वो भी वही काम करेंगे। तो हम ये जो श्रम विभाजन है, ये हमने खुद उसको एक तरह से बना दिया है समाज में, कि जिसका जो काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम जो है वो हस्तांतरित होती रहेगी, वो जो उसका जॉब है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये है। तो अधिकतर समाजों में पेशा जो है परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका जो कह सकते हैं एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अब जैसे कह सकते हैं कि अन्य समाजों में जो मौजूद असमानताएं हैं इससे एक ख़ास अर्थ में भिन्न है। जैसे इसमें पेशा जो है वो हेरिडिटिकल होता है, यानी वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। यानी अगर कोई एक पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो ये मान्यता के अनुसार जाता है कि ये परंपरा से बंधा हुआ है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। अब अगर मान लीजिए अगर हमारा पेशा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हम पे एक ही जॉब को हम फॉलो करते जा रहे हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है बच्चों, वो उसी से बन जाती है। फिर हम उसी समुदाय, उसी कम्युनिटी, उसी पेशे तक ही सीमित रहते हैं। हम किसी सामाजिक समूह या किसी समुदाय के बारे में नहीं सोचते हैं। अब उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। वो अन्य जातीय समूह के बारे में नहीं सोचते हैं। अब जैसे कि वे खाना भी समान जाति समूह के साथ ही खाते हैं, विवाह भी समान जाति समूह के साथ करते हैं, क्योंकि वो अन्य जाति समूह के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं, उनके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो अब इसमें तो हम कह सकते हैं ना कि अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में
उनकी जो है वो पाँत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भावना कहीं न कहीं आ जाती है कि वो एक पर्टिकुलर समुदाय या कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। तो किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी या समुदाय को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या अपने में वो मिला नहीं सकते हैं। तो ये है जातिगत असमानताएँ। तो इसमें जातिगत असमानताएँ, अब अगर हम पूरी बात अगर हम इसको समझें बच्चों, तो यही होगा कि ये एक नकारात्मक जो है वो प्रभाव हो सकता है ये। तो इस जातिगत असमानताओं का जो परिणाम ये होता है कि एक जाति और दूसरी जाति के बीच में जो है एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। बच्चों, ये जातिगत जो असमानताएं हैं वो उत्पन्न भी परिस्थितियों से होती हैं। जैसे कि हम एक परिस्थिति को समझ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जैसे बारे में आप, हाँ, वर्ण व्यवस्था आपको शायद आप 9th क्लास में कास्ट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि वर्ण व्यवस्था है क्या। वैसे ये वर्ण व्यवस्था जातिगत असमानताएं कैसे कैसे उत्पन्न करती हैं। जैसे कि अब ये वर्ण व्यवस्था है क्या, पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं। वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग सामाजिक पायदान में हर हाल में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति के लोग जो हैं वो क्रमानुसार उसके नीचे। यानी वर्ण व्यवस्था में होगा कि उसमें एक जाति के जो लोग हैं वो हर हाल में जो वर्णों की जो व्यवस्था उसमें सबसे ऊंचे पायदान पे रहेंगे, और क्रम के अनुसार जो है कोई एक अन्य जाति के जो लोग होंगे वो क्रम के अनुसार उस जाति के नीचे रहेंगे। अभी जाति की इस प्रकार की व्यवस्था को हम वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। और भारत में जो, जैसे कि हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपको बताया कि लिंग और धर्म के आधार पे तो विभाजन हमें बहुत सारे देशों में देखने को मिल जाता है, लेकिन जाति के आधार पे जो विभाजन वो हमारे भारत देश में ही देखने को मिलता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो आज की व्यवस्था नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो उसके चार रूप है, उसके चार वर्ण हैं। जैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जैसे कि आप ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में कि अब ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है, यानी धर्म शास्त्र और जो धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो ब्राह्मण जो है वो समाज को प्रदान करता है या उसे शिक्षा प्रदान करता है। क्षत्रिय वो होते हैं जो कि उन शास्त्रों को लागू करता है, उसको कार्यान्वित करता है। तीसरा है वैश्य, जो कि तो तीसरा आपका वैश्य है जो कि सारी सुख सुविधाएं या सेवाएं जो है वो समाज में सामाजिक लोगों को उपलब्ध कराता है। और शूद्र है, ये वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे आते हैं, जो कि साफ सफाई का या समाज में साफ सफाई वाले जो कार्य होते हैं वो ये करते हैं। तो ये चार वर्ण है, व्यवस्था है। तो बच्चों इसमें क्या है कि अब यही कारण है कि, लेकिन ये जो व्यवस्था थी इसमें अत्यज जातियों के साथ जो है वो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। यानी जो सबसे नीचे थे उनको उनसे मतलब जो है वो छुआछूत या उनको कहीं भी किसी तरह की परमिशन नहीं थी कि वो ऊंची जात में आकर बैठ सकें या उनके साथ मेल मिलाप कर सकें। तो यही कारण है कि ज्योतिबाई फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे और राजनेता थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए कि इस तरह की जो है जातिगत व्यवस्थाओं जो इसको जातिगत भेदभाव वाली जो समाज है उसको बदला जाए। तो अब इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आज हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। ये तो बिल्कुल हम इस चीज़ को हम स्वीकार भी करते हैं बच्चों कि ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जितने ये राजनेता थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी या समाज में पनप रही बुराइयों को उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया और इस तरह के जातिगत व्यवस्था को बदला या जातिगत पे आधारित भेदभाव को उन्होंने बदला, तो हम उसके ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज आधुनिक भारत
जाति की आज आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जो जाति की व्यवस्था है उसमें चेंजेस हुए हैं, उसमें बदलाव हुआ है। अब वे आज आधुनिक भारत में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं। वो कैसे बदलाव हुए हैं? अब हम शहरीकरण की बात करें, जैसे शहरीकरण है, साक्षरता है, शिक्षा के विकास है, पेशा चुनने की आज़ादी है, गांव में ज़मींदार व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और उसके वर्ण व्यवस्था पे जो टिकी मानसिकता है उसमें बदलाव आया है और बदलाव आ रहा है। यानी शहरीकरण और आर्थिक विकास के साथ साथ जाति प्रथा की कड़ी भी टूटने लगी है। अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ कौन खाना खा रहा है, उनके साथ कौन है, वो किन किन लोगों को जानते हैं या किन समुदाय के बारे में सोचते हैं, किन समुदाय के बारे में नहीं सोचते या अपने समुदाय पे ही टिके रहते हैं। अब लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो आधुनिकता की बात हो गई है, अब जब लोगों की सोच में फ़र्क पड़ने लगा तो लोगों की व्यवस्थाओं में भी फ़र्क पड़ने लगा और समाज बदलने लगा। तो और हमारा संविधान भी हमारा सपोर्ट करता है और संविधान भी इस बात को एग्री करता है और संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को निषेध माना गया है। सब संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। तो जब हमारा भारतीय संविधान जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली का जो भारतीय संविधान है, यानी जो भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली का जो संविधान है, वो भी इस तरह की जो है जातिगत भेदभाव को निषेध मानता है और जो है इसको समाप्त करने वाली नीतियों का अध्ययन या उसके आयामों को भी तय करता है। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ हुई हैं जिससे समाज बदलाव हुआ समाज में और जाति प्रथा की कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं टूटने लगी है बच्चों। तो इस तरह से जो है वो लोगों में कोई इतनी बहुत ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते या फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले जाति व्यवस्था बहुत कड़ी थी, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, तो कठोर था, तो इसलिए लोगों को फ़र्क पड़ता था। लेकिन आज समाज के साथ जो है आज विचारों के बदलने से या आधुनिकता के कारण जो है बदलाव आ रहा है। परंतु अभी के भारत में और अभी भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है पूरी तरीके से। हम कह सकते हैं जाति प्रथा जो है विदा नहीं हुई है। अभी भी लोग अलग अलग जाति के साथ विवाह नहीं करते हैं। सालों पहले जिन जाति समूह को शिक्षा मिली उनको आज उच्च जाति में गिना जाता है। जिनको शिक्षा नहीं मिली और जिन्होंने खुद कुछ बदलाव नहीं ला पाया उनको निम्न जाति में गिना जाता है। तो आज भी हम कह सकते हैं बच्चों कि भारत बदल तो रहा है, समाज बहुत बदला है, बहुत तेज़ी से बदला है। शहरीकरण और आर्थिक विकास और आधुनिकता की होड़ में समाज बहुत बदला है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें और देशों के तुलना में तो हमारा समाज अभी भी जो है उसमें बहुत सारे बदलाव होने की ज़रूरत है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में शादी नहीं करते। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद जो है छुआछूत की प्रथा जो है अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। अब जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। यानी कुछ समूहों को तो लाभ देने के लिए उनको उभारा गया है, तो कुछ समूहों को उनको दबा के रखा गया है। अब इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नज़र आता है। अब कह सकते हैं ना कि तो हम ये कह सकते हैं कि जिन जातियों से पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, अब उनकी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। और जिनको शिक्षा नहीं मिली और जिन्होंने खुद में कुछ बदलाव नहीं लेकर आ पाए उनको निम्न जाति का जो है वो गिना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ना बच्चों कि समकालीन भारत में बदलाव तो हुए हैं, चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी बदलाव आना अभी और बदलाव होने की आवश्यकता है। तो बच्चों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। वी विल स्टॉप हियर टुडे और अगले लेक्चर में जो है वो हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आई होप कि वी विल फिनिश द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम जो है इस पार्ट को फिर से पढ़ेंगे, अगला शीर्षक हम पढ़ेंगे। सो ऑलवेज हैप्पी and take care of yourself and once again I wish you Merry Christmas and a very happy New Year to all of you. Goodbye.